गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है HECP और उसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन RUHS के एग्जाम में डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में आता है, तो उसको लेके फार्माकॉन हाजिर है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि आपके डी फार्मेसी RUHS के एग्जाम के अंदर या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें, सबसे पहले बात करें कि न्यूट्रिशन क्या है। बात करें न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन इज ए साइंस ऑफ फूड, यानी भोजन की विज्ञान और उसका अपनी हेल्थ के साथ में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा मैंने लिखा है कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द हेल्थ, यानी भोजन की विज्ञान और उसका अपने शरीर के साथ में क्या रिलेशन या हेल्थ के साथ में क्या रिलेशन है। और बात करें कि न्यूट्रिशन आर द स्पेसिफिक डाइटरी कंस्टिट्यूट सच एज प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज ऑल आर द कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशन। और इन सब का अपनी हेल्थ के साथ में अलग अलग योगदान है, यानी कौन बॉडी बनाता है, या कौन एनर्जी ज़्यादा देता है, या एनर्जी अब ज़्यादा किससे मिलती है। तो इन सब को लेके अपन स्टडी करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बात करें कि फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अगर सोचें कि फूड का क्या फंक्शन है। भाई पहली बात तो आप जब खाना खाओगे तो आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, मीन्स आपके पास एनर्जी रहेगी। सबसे पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क, मीन्स अगर भोजन अच्छा होगा तो आप मैकेनिकली यानी फिजिकली वर्क करने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी। तो फूड का पहला कार्य हो गया, इट प्रोवाइड द एनर्जी एंड इट मेंटेन द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। दूसरा, भोजन क्या करता है कि इट मेंटेन द ग्रोथ, यानी अगर आपकी डाइट अच्छी है, न्यूट्रिशन आपका अच्छा है, तो ये आपकी ग्रोथ को मेंटेन करता है, ये रिपेयर भी करता है और ये रिप्रोडक्शन भी करता है। और तीसरा फंक्शन सिंपल सा होगा, इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड आल्सो ए बॉडी टेम्परेचर, यानी आपके बॉडी के टिश्यू को मेंटेन एंड बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। एंड इट बिल्ड ए रेसिस्टेंट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज, यानी अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो ये आपकी इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देता है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से बात करें कि भोजन अगर आपका अच्छा है तो क्या देगा। इस आप सबसे पहले सिंपल सा आप कह सकते हैं, इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मैकेनिकल वर्क, यानी जो आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। दूसरा, आपको अगर ग्रोथ करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा फंक्शन सिंपल सा है, इट मेंटेन द ग्रोथ। एंड तीसरा, इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड आल्सो ए बॉडी टेम्परेचर एंड इट बिल्ड ए रेसिस्टेंट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज। मीन्स अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपको एनर्जी भी रहेगी, आपके शरीर का ग्रोथ भी रहेगा, और आपकी बॉडी का बीमारियों से लड़ने की क्षमता, या आप कह सकते हैं एक इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। उन सब के लिए भोजन का अच्छा होना जरूरी है। तो ये आपके मेन हो गया फंक्शन ऑफ फूड, इन प्रोवाइड एनर्जी, मेंटेन ग्रोथ एंड इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड बिल्ड ए रेसिस्टेंट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब बात करें कि भोजन कितने, अगर बात करें कि न्यूट्रिशन को मैंने दो भागों में बांटा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स जो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो आपको डेली चाहिए, मीन्स आपको मेन एनर्जी देने का काम जो करेगा वो कौन करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। यानी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ये प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, एंड फैट आपके 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। यानी आपकी शरीर में फिजिकल वर्क करने के लिए जो मेन एनर्जी की आवश्यकता है, या कह सकते हैं मैकेनिकल ग्रोथ के लिए, तो ये सब इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए
और आपको रेगुलरली चाहिए। दूसरा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें मेनली 2 विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी माइक्रो मीन्स आपको कम मात्रा में चाहिए बट इसकी भी रिक्वायरमेंट जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब जैसा कि बात करें कि कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो आपको उसकी डेफिशिएंसी पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है, जैसे B1 से बेरी हो गया। अगर विटामिन ए की कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया, बिटोट स्पॉट, मीन्स आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शन के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता है, लेकिन ये आपको कम मात्रा में चाहिए। तो बात करें न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का एग्जांपल आपको याद हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब बात करें कि आपको अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको, तो उसमें आपको आप थोड़ा थोड़ा यानी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, इन सब के बारे में आप यानी इसके एग्जाम्पल प्लस इसका क्या क्या कार्य है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इन सब का थोड़ा थोड़ा आपको उसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एंड देयर डेरिवेटिव सब्सटेंस which yield one of these substance on hydrolysis, यानी एक प्रकार का ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है। अब बात करें कैसा कार्बोहाइड्रेट क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो एक जो फंक्शन आप न्यूट्रिशन के जो किए थे वो सब के सब फंक्शन कार्बोहाइड्रेट के भी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एक न्यूट्रिशन का ही भाग है। तो जो आप न्यूट्रिशन के फंक्शन लिखे आप वो एज इट इज कार्बोहाइड्रेट के भी लिख सकते हैं। जैसे पहला फंक्शन दिया है, दे आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, ये डाइट का मेन कंस्टिट्यूएंट है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इंस्टेंट अगर एनर्जी आपको मिलता है जैसे ग्लूकोज से मिलता है तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी फैट का ऑक्सीडेशन होने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। जैसे आप नोट किया होगा, आप खाना खाते हैं, आप रोटी में घी डाल के चूर के खाते हैं, आप घी सीधा नहीं ले सकते क्योंकि घी को डाइजेस्ट करने के लिए या फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको साथ में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो जनरली जो आप भोजन खाते हैं, आप जैसे बटर या घी लगा के खाते हैं या उसके साथ खाते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं कि फैट के ऑक्सीडेशन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। एंड नेक्स्ट है कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट, यानी आप सिंपल से कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पहली बात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है, और इसके फंक्शन वही है जो उस आप न्यूट्रिशन के लिखे थे। जैसे दिस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, इट प्रोवाइड द एनर्जी, और दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड दे रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सम नॉन एसेंशियल एलिमेंट। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन होते हैं। मीन्स आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और बाद में आपने सिंपल से इसके जो फंक्शन लिखती है। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मेन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड कॉमनली नोन एज द सैकेराइड और शुगर। कार्बोहाइड्रेट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर, जैसे आप गेहूं, बाजरी जो खा रहे हैं, ये सब क्या है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर एंड ए प्लांट एंड एनिमल। इन प्लांट starch is the most important carbohydrate, while in animal glucose is the main important carbohydrate present। और केमिकली कंपोजिशन में पहले बता चुका हूं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड जो सिंपल फॉर्मूला है CnH2O/N, यदि सिंपल आप कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला भी, तो सिंपल से आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है, और उसके फंक्शन यानी दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, एंड दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ
फैट। और नेक्स्ट बात करें कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दे आर मेनली किस में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर। बात करें प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च इज द मेन कंस्टिट्यूएंट एंड ग्लाइकोजन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल। और सिंपल फॉर्मूला आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद अपन कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट को मेनली आपने 4 क्लास में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आपका हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका हो गया डाइसेकेराइड, और तीसरा हो गया ओलिगोसेकेराइड, और चौथा आपका हो गया पॉलीसेकेराइड। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कार्बोहाइड्रेट को आपने 4 भागों में बांटा है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ये नंबर ऑफ कार्बोस के आधार पे मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में। अगर बात करें कि मोनोसेकेराइड में तो सिंगल, अब डाई में 2 मोनोसेकेराइड यूनिट पाई जाएगी, और ओलिगो में 2, ये 3 से 10 के बीच में। एंड अगर मोर देन 10 है मीन्स वो आपका पॉलीसेकेराइड है। तो इसका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड की बात करें, इसके एग्जांपल ऐसे क्लासिफिकेशन आपने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। अगर आपके 3 कार्बन, अगर 2 कार्बन मीन्स बायोज, अगर 3 कार्बन पाया जाता है ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, अगर 5 कार्बन पेंटोज, एंड अगर 6 कार्बन है हेक्सोज, और अगर 7 है तो हेप्टोज। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन की संख्या के आधार पर आपने इसका अगेन क्लासिफिकेशन किया है। बात कर रहे थे मोनोसेकेराइड की, तो ट्रायोज का एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और टेट्रेज को इरिथ्रोज, और पेंटेज को राइबोज, जाइलोज, एंड हेक्सोज की बात करें तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, एंड हेप्टोज में सीडो हेप्टोज। यानी मोनोसेकेराइड को अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के आधार पर आपने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। तो ट्रायोज का एग्जांपल क्या हो गया आपका, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, टेट्रोज का इरिथ्रोज हो गया, एंड पेंटोज का राइबोज एंड जाइलोज हो गया, हेक्सोज का ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, एंड हेप्टोज का एग्जांपल सूडो हेप्टोज। यानी आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पहला प्रकार आपका था मोनोसेकेराइड, यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं। तो पहला मोनोसेकेराइड के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन किया। और सिंपल सा अगर ज्यादा याद नहीं रहे तो आप जरूर मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज मीन्स आप कह सकते हैं जो 6 कार्बन में हेक्सोज है वो जरूर याद रख लें। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड, यानी दे यील्ड द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड अपॉन द हाइड्रोलाइसिस। यानी अगर आप डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी। और डाइसेकेराइड के 3 एग्जांपल आपका, पहला हो गया सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। These are the example of डाइसेकेराइड। तो जहां भी डाइसेकेराइड है आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गया, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब अगर बात करें कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये दोनों को दोनों हेक्सोज है। हेक्सोज बोले तो ये मोनोसेकेराइड है, पीछे एग्जांपल पढ़ा था। अब बात करें माल्टोज, माल्टोज के अंदर माल ही माल होता है। अब देखो माल क्या होता है, माल मींस इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज, तो अपने लिए वो माल हो गया। यानी माल्टोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। माल्टोज में कंपोज ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी आप कह सकते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज में माल ही माल होता है मींस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आप माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस मिले। नेक्स्ट बात करें लैक्टोज, इन प्रेजेंट इन द मिल्क, और इसलिए उसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इन लैक्टोज किस में पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, और इसलिए उसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा।
यानी ये फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता कई बार कि सब माल्टोज का हाइड्रोलाइज करने पर क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज यूनिट। बात करें लैक्टोज की तो लैक्टोज में क्या मिलेगा, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और बात करें सुक्रोज की तो उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन आपका हो गया डाइसैकेराइड, मींस जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी। और इसके 3 एग्जांपल है, कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और उनके हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा जो अपन डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है। अब बात करें ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड मींस दे यील्ड द 2 to 10 molecule of monosaccharide on hydrolysis। यानी अगर हाइड्रोलाइसिस पे 2 मोनोसैकेराइड मींस डाइसैकेराइड, और अगर 2 से ज्यादा और 10 से कम मींस ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल है रेफिनोज एंड स्टीरियोज। These are the example of oligosaccharides। और ये 2 से ज्यादा यानी 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड यूनिट यील्ड करते हैं। नेक्स्ट बात करें पॉलीसैकेराइड, यील्ड द मोर देन 10 मोलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी अगर आप पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे। और इसको अगेन 2 भागों में बांटा है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मींस क्या होता है, they yield the only one type of monosaccharide on hydrolysis। कि अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज तो पूरा ग्लूकोज मिलेगा। और अगर बात करें गैलेक्टोज तो पूरा गैलेक्टोज मिलेंगे, मतलब एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। उसको आपने बोल दिया होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मींस अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये भी मोर देन 10, ये 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे, लेकिन दे यील्ड द मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। मींस में एक प्रकार के मोनो दिए हुए हैं, उसमें अलग अलग होंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और इन दोनों के एग्जांपल आप याद करना, मोनो के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, और इसमें हिफेरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड या कॉन्ड्रोटिन सल्फेट भी आता है, इसके अंदर डेक्स्ट्रिन भी आता है। तो आप 2 एक एग्जांपल याद रख रहे हैं कि मोनोसैकेराइड के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन हो गया, और हेटेरो के अंदर आपका हो गया, सॉरी होमोपॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन हो गया, एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हिपेरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। एंड कार्बोहाइड्रेट को आपने 4 भागों में बांटा। पहला था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करें तो उसके एग्जांपल थे आप ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अगर बात करें डाइसैकेराइड की तो डाइसैकेराइड मींस उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी। और इसके 3 एग्जांपल थे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। यानी जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा। अगर आप माल्टोज मींस माल ही माल मिलेगा, यानी उसमें 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। एंड लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलेगा। फिर आपने ओलिगोसैकेराइड बात की, यानी 3 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड। और अगर 10 से ज्यादा है तो आपका पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड को भी आपने 2 भागों में बांट दिया, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मींस उसमें एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी। उसके एग्जांपल आपका हो गया स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। और हेटेरो के अंदर आपका हो गया हिपेरिन एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट या हाइलुरोनिक एसिड। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन। अब बात करें कि न्यूट्रिशन का दूसरा जो है भाग है वो आ गया प्रोटीन्स। मींस आप जब न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट, यही टॉपिक आपके बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है उसके अंदर भी है, उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे भी इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और इसके और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ओनली आप HECP के पॉइंट ऑफ व्यू से जब न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको चारों चीजें मेन जो है
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट्स लिखने जरूरी है। तो अभी अपन ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट क्या था, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके फंक्शन पढ़ लिया आपने और फिर आपने उसके प्रकार पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड। यानी प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यानी प्रोटीन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है एंड दे आर द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। यानी आप कह सकते हैं ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ये बॉडी वेट को बढ़ाता भी है और ये अपनी डाइट का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन, इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन डाइट लिया करो, फाइबर जिसके अंदर। और एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन। अब ये प्रोटीन किससे बना होता है, ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इन आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। एंड एमिनो एसिड इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। यानी वो एमिनो एसिड एक प्रकार की स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन और वो एक दूसरे से किससे लिंकेज रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंकेज रहते हैं। जैसे पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, यानी सिंगल लीनियर पॉलीमर चेन ऑफ द एमिनो एसिड अटैच टुगेदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड एंड बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू। मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर मेनली दो ग्रुप पाए जाते हैं, पहला आपका हो गया जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरा एमिनो ग्रुप। और ये जितने भी एमिनो एसिड है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंकेज रहते हैं। तो सिंपल सा जब आपको लिखना होगा, जब भी प्रोटीन की बात आएगी तो पहला आपको ध्यान होना चाहिए ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है और दे आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का ये मेन पार्ट है। और एमिनो एसिड इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स एंड दे लिंकेज बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो गया आपका प्रोटीन के बारे में। अब बात करें कि प्रोटीन क्या है, यानी प्रोटीन आर द एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द ह्यूमन बॉडी। यानी एक प्रकार का एसेंशियल यानी आवश्यक न्यूट्रिशन है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड दे आल्सो सर्व एज द फ्यूल सोर्स। यानी प्रोटीन आपकी दो चीजें करती है, ये बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है, ये आपको एनर्जी भी देता है। यानी 4 किलो एनर्जी प्रोटीन भी देता है, लेकिन ये मेन जो काम इसका होता है बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी को बढ़ाना। नेक्स्ट बात करें कि प्रोटीन कंटेंट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ फ्यूल और कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी दे रहा था। एंड द मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द लीनियर पॉलीमर built from the series or up to 20 different type of amino acid और they all are the levorotatory यानी levo amino acid। और जो naturally occurring amino acid जितने भी होते हैं they are the levorotatory, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड लेवोरोटेट करेगा एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यानी ग्लाइसिन एक प्रकार की ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द चिरेल कार्बन, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच रहता है। तो आप सिंपल सा प्रोटीन के बारे में क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन एक प्रकार का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग का काम भी करता है, प्रोटीन आपको एनर्जी भी देता है और प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन और दे लिंकेज बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपका प्रोटीन्स के बारे में हो गया। अब बात करें कि प्रोटीन में क्या क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब अपन कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो उसमें मेन 3 चीज से बड़ा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO। और प्रोटीन के अंदर क्या क्या हो गया, आपका कार्बन होता है जो 50 से 55% तक होता है, हाइड्रोजन होता है जो 6 से 7.3% होता है, ऑक्सीजन 19 से 24%, नाइट्रोजन ये 13 to 19% तक होता है एंड सल्फर बहुत कम मात्रा में अब 0 से 4% तक होता है। यानी दीज आर द मेजर एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी आप बेसिक यूनिट। एमिनो एसिड में जो कार्बन है इसमें कार्बोक्सिल जो ग्रुप अटैच रहता है और इस पर डिफरेंट जैसे ग्रुप अटैच रहेंगे उस हिसाब से उसका नाम होगा।
यानी एमिनो एसिड कितने प्रकार हो गए वो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड, नाम क्या दिया है, एसेंशियल मींस आवश्यक। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस एसेंशियल एमिनो एसिड को डाइट के साथ देना जरूरी है, बिकॉज आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती। एसेंशियल मींस कह दिया दे आर द कार्बन, दिस कार्बन स्केलेटन कैन नॉट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। मींस ये एमिनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, मींस एसेंशियल एमिनो एसिड को आप डाइट के अंदर देना जरूरी है। अब अगर बात करें कि एसेंशियल एमिनो एसिड होते कौन कौन से हैं, तो सिंपल से आपको एग्जांपल याद रखना है जो मैंने दिया है, जैसे ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइलएलेनिन। और सिंपल से ट्रिक दिया टीटी हाल में वीआईपी, टीटी हाल में वीआईपी, टीटी हाल में वीआईपी मींस आजकल वीआईपीओ को ये हाल हो गया कि टीटीओ की तरह घूम रहे हैं, टी हाल में वीआईपी। तो टी से आपका हो गया ट्रिप्टोफैन और इस टी से हो गया थ्रियोनिन। आप ध्यान रखना टायरोसिन भी होता है, लेकिन टायरोसिन आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बिकॉज टायरोसिन सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। तो आप टी से याद रखना, पहला टी से ट्रिप्टोफैन है और दूसरा टी से थ्रियोनिन है। फिर हाल HALL, H से हिस्टिडीन, A से अर्जिनिन। अब ध्यान रखना एलेनिन भी होता है, एलेनिन आर नॉन एसेंशियल, बट इसमें ए जो है वो कौन सा हो गया, अर्जिनिन। नेक्स्ट हो गया लाइसिन एंड ल्यूसिन, यानी टीटी हाल में वीआईपी, टीटी हाल में से हो गया मिथियोनिन, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन और पी से फिनाइलएलेनिन। तो सिंपल सा जहां भी आपके प्रोटीन का नाम आए या न्यूट्रिशन का नाम आए तो पहले आपने कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपने प्रोटीन पढ़ा, तो प्रोटीन की आप सिंपल सा बता दिया कि एक प्रकार का ये नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम भी करता है, ये एनर्जी भी देता है, और ये प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, और वो एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंकेज रहते हैं। और फिर आपने पढ़ा टाइप ऑफ एमिनो एसिड, और पहला मैंने दिया एसेंशियल एमिनो एसिड मींस दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, वी हैव टू सप्लाई इन द डाइट। और उसकी सिंपल सी ट्रिक मैंने दी टी हाल में वीआईपी। अब बात करें नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मींस वो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, जिसको डाइट में देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे these carbon skeleton synthesize in synthesized by metabolic pathway in human being, ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा ही बनते हैं। जैसे एलेनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, यानी इसके 2-4 एग्जांपल आप इजीली याद रख लें। तो एसेंशियल में आपको याद रखना टीटी हाल में वीआईपी, और नॉन एसेंशियल में 2-4 एग्जांपल याद रख लो आप, एलेनिन, एस्पार्जिन, और उसमें जो ए था वो अर्जिनिन था, ध्यान रखना। ये टायरोसिन है, उसमें टी 2 था, वो ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन था। तो 2 चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि टायरोसिन एक प्रकार का नॉन एसेंशियल है एंड एलेनिन भी एक प्रकार का नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब बात करें नेक्स्ट कि मेन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपने 2 चीज पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया आपने, प्रोटीन पढ़ लिया, और मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक और बचा है वो आपका फैट, जो आगे पढ़ेंगे। अब बात करें विटामिन्स, तो विटामिन्स एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और विटामिन्स वाज derived फ्रॉम द विटामिन्स, और इसका पहला नाम दिया था जो काजीमेज फंक के द्वारा, यानी फंक के द्वारा विटामिन्स नाम दिया गया था। और विटामिन्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म एज ए वाइटल न्यूट्रिएंट। तो वाइटल मींस अब बहुत सी बार देखते हैं वाइटल ऑर्गन मींस जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे हार्ट है, अब लंग्स है, ये एक प्रकार का वाइटल ऑर्गन है। तो ये विटामिन्स भी एक प्रकार का वाइटल कंस्टिट्यूट है, एंड limited amount which cannot be synthesized in sufficient quantity by organism and must be obtained from the healthy diet। मीन्स ये भी आपकी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते हैं, आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, लेकिन वो डाइट के साथ में जरूरी है।
ये भी डाइट का एक प्रकार है। इन ह्यूमन देयर आर द 13 टाइप ऑफ विटामिन्स, यानी 13 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। उनमें से 4 आपका फैट सोल्यूबल होते हैं और 9 आपके होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो विटामिन्स के प्रकार का करोगे टाइप ऑफ विटामिन्स तो 2 प्रकार का है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। और ये अपनी बॉडी में 13 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। उनमें से 4 आपके फैट सोल्यूबल हो गए और बाकी 9 आपके हो गया वाटर सोल्यूबल। और बात करें कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, अब आप डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन कौन से विटामिन्स लेते हैं? जैसे बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मीन्स वो विटामिन्स जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। कौन से स्टोर नहीं होंगे? जो वाटर सोल्यूबल होंगे। और जो फैट सोल्यूबल है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स dissolve in the water and they are the rapidly excreted from the body because they are not stored, while the fat soluble vitamins absorb from the intestine tract with the help of lipid, यानी वो लिपिड के हेल्प से इंटेस्टाइन से क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। एंड बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, यानी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने के चांस, इसलिए दे आर मोस्ट लाइक टू लीड हाइपर विटामिनोसिस, दैट आर हाइपर विटामिनोसिस मीन्स विटामिन की मात्रा ज्यादा हो जाना। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है या विटामिन सी है, दे आर द वाटर सोल्यूबल और वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, रैपिडली बॉडी से क्या हो जाता है? एक्सक्रेट हो जाता है। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन फैट के माध्यम से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए उसकी ओवरडोज हाइपर विटामिनोसिस भी कॉज कर सकती है। तो विटामिन के बारे में 2 चीज आप समझ गए कि विटामिन भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बट वी मस्ट सप्लाई इन द डाइट, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको कम चाहिए और वो आपके बॉडी के अंदर सिंथेसाइज भी नहीं होते। अब बात करें कि विटामिन के प्रकार। पहला दिया है फैट सोल्यूबल विटामिन। ए विटामिन केड़ा फैट में गुड़े जड़ा, ए विटामिन केड़ा फैट में गुड़े जड़ा, मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, या सिंपल आप ए डी ई के भी याद रख सकते हैं। यानी दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन कि सबसे पहले आता है विटामिन ए। अब देखिए जब भी विटामिन की नाम आएगा, विटामिन ए का नाम आएगा, तो आपको सीधा सा ध्यान रखिए इसका कहीं ना कहीं संबंध किससे है? आंख से। और आंख में क्या होती है? आई में क्या होती है? रेटिना। इसलिए इसका नाम हो गया विटामिन ए को रेटिनोल। क्या कह दिया? रेटिनोल। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? तो आप बहुत बार पहले भी पढ़े हुए हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, या केराटोमलेशिया हो सकता है, बिटोट स्पॉट, यानी आंख के सामने धब्बे पड़ने। तो विटामिन ए की बात करें और जब भी विटामिन ए का नाम आएगा आपको ध्यान में आएगा कि विटामिन ए का संबंध कहीं न कहीं आई से है, और आई के अंदर रेटिना मीन्स का नाम आपने दिया रेटिनोल। और इसकी डेफिशिएंसी मीन्स इसकी कमी होने से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बिटोट स्पॉट एंड केराटोमलेशिया। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी का जब भी नाम आता है तो आपको यह है कि विटामिन डी से आपकी हड्डियां या बोन मजबूत होती है। और अपन धूप से के विटामिन डी ले रहा हूँ, इसका सिंपल सा मतलब है यानी हड्डियां मजबूत किससे होगी? कैल्शियम से। तो विटामिन डी का संबंध कहीं ना कहीं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से है, इसलिए इसका नाम दे दिया कैल्सिफेरॉल। क्या नाम दे दिया? कैल्सिफेरॉल। और ये भी 3 प्रकार का, D1 को कैल्सिफेरॉल, D2 को इर्गो कैल्सिफेरॉल एंड D3 को कोले कैल्सिफेरॉल। यानी विटामिन डी का योगदान कहीं ना कहीं जो डी का मेन काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, इसलिए नाम दे दिया आपने कैल्सिफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है और बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया होता है। तो सिंपल सा याद रखना, यानी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज रिकेट्स इन द चाइल्ड एंड ओस्टियोमलेशिया इन द अडल्ट। नेक्स्ट बात करें विटामिन ई, बोले तो टोकोफेरॉल। अब देखो विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी भी कहते हैं और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन ई जनरली प्रेगनेंसी के दौरान भी देते हैं और प्रेगनेंसी में टोका टोकी भी बहुत करते हैं।
इसलिए सिंपल सा नाम याद रखना कि टोकोफेरोल। क्या नाम हो गया विटामिन ई का? टोकोफेरोल। और इट इज द नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड टू स्टेरिलिटी। और नेक्स्ट बात करें विटामिन के। विटामिन के आपको पता कि रक्त का थक्का बढ़ने में हेल्प करता है, और अगर रक्त का थक्का नहीं बढ़ेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, तो ब्लड फैल जाएगा। इसीलिए इसका नाम दे दिया फाइलाक्विनोन। क्या नाम दे दिया? फाइलाक्विनोन। एंड डेफिशिएंसी कैन को इंक्रीज द ब्लीडिंग ड्यू टू डिफेक्टिव क्लॉटिंग मैकेनिज्म, या उसको हेमोफीलिया भी कहते हैं। यानी ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन जो 4 प्रकार के थे, ए विटामिन केडा फैट में घुले जड़ा, या ADE विटामिन ए नाम लेते हैं, आपको याद रहना चाहिए, रेटिनॉल। और उसकी कमी से क्या हो गया आपका? नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थेल्मिया, केरोटोमलेशिया एंड बिटोट स्पॉट। फिर विटामिन डी का नाम आती है, आप ध्यान ये कहेंगे कैल्शियम से संबंध है, तो नाम दे दिया कैल्सीफेरॉल। और उसकी कमी से रिकेट्स इन द चाइल्ड एंड ओस्टियोमलेशिया इन द अडल्ट। फिर नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल, एंड विटामिन के को बात करें तो ये आपका फाइलाक्विनोन। अब नेक्स्ट बात करें कि वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो ये आप बताइए, एक तो बी कॉम्प्लेक्स हो गया, और दूसरा विटामिन सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। अब अगर बात करें क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मैंने सिंपल दिया कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसका पहला तो आपको सिंपल सा नाम याद रखना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के क्या क्या नाम है। तो विटामिन B1 को एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो तेजा राम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। तो सिंपल सा याद रखना है, जब भी बी कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा आपको याद रखना है कि तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। तो देखो तेजा से टी आ रहा है, और टी से हो गया थाइमिन, राम से राइबोफ्लेविन, नाई से नायासिन या निकोटिनामाइड, और पैंट से हो गया पेंटोथेनिक एसिड, प्यारी से पायरिडॉक्सिन, बॉय से बायोटीन, फ्रेंड से फोलिक एसिड, एंड साइन करके मीन्स साइनोकोबालामिन्स। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको सिंपल सा याद रखना है कि तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। यानी तेजा से थाइमिन, राम से राइबोफ्लेविन, नाई से नायासिन, पैंट से पेंटोथेनिक एसिड, प्यारी से पायरिडॉक्सिन, एंड बॉय से बायोटीन, फ्रेंड से फोलिक एसिड, और साइन से साइनोकोबालामिन्स। और ये भी इजीली याद रह जाएगा कि ये थाइमिन को B1 बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को B2 बोलते हैं, नायासिन या निकोटिनिक एसिड को B3 बोलते हैं, पेंटोथेनिक को B5 बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन को B6 कहते हैं, बायोटीन को B7, फोलिक एसिड को विटामिन B9, एंड साइनोकोबालामिन को विटामिन B12। तो ये आपके बी कॉम्प्लेक्स के नाम हो गए। अब अगर बात करें कि इन विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखो ये वहां आप इस तरह लिखे हैं, आप अलग अलग विटामिन लिखे हैं कि विटामिन B1 थाइमिन डेफिशिएंसी से क्या होता है, या B1 को क्या बोलते हैं। तो क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ये मैं आपको याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप वहाँ अलग अलग लिखा है कि B1 थाइमिन, फिर लिखा डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में आपके अच्छा रहेगा। अब बात करें कि थाइमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। और राइबोफ्लेविन, थाइमिन बोले तो विटामिन B1, और राइबोफ्लेविन बोले तो विटामिन B2। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से एंगुलर स्टेटिस या चिलियोसिस, और नायासिन या B3 की कमी से प्लेग्रा होता है। B3 की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी कौन सी है? प्लेग्रा। और पेंटोथेनिक एसिड
यानी आप पैंट अगर नहीं पहनोगे तो फीट जलेंगे, तो बर्निंग फीट सिंड्रोम। पायरिडॉक्सिन से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। बायोटिन की डेफिशिएंसी से आपका हेयर लॉस होता है, और फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से इनीमिया होता है, यानी खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्ट एनीमिया होता है, एंड साइनोकोबालामिन कमी से पर्निसिस एनीमिया होता है। मींस आपका इसका अलग डिस्क्रिप्शन देना आपको, मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है। तो सिंपल सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? पहले आपकी B1 से बेरीबेरी, B2 से एंगुलोस्टाटिस, नायासिन से प्लेग्रा, पेंटोथेनिक एसिड से बर्निंग फिन सिंड्रोम, और पायरिडॉक्सिन से पेरिफेरल न्यूराइटिस। बायोटिन की डेफिशिएंसी आपका हेयर लॉस होता है, एंड फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से इनीमिया होता है, यानी खून की कमी। अब नेक्स्ट बात करें कि फैट इज आल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट, और आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब देखो फैट क्या है, फैट आर द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट आर द सॉलिड एट द 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जनरली देखते हैं घी घर में, घी क्या होता है, सॉलिड होता है, और अगर उस टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड, उसको क्या कहलाता है, ऑयल। अब इसका क्लासिफिकेशन बात करें, इन क्लासिफिकेशन ऑफ द फैट, जैसे आपने सिंपल फैट बोल दिया, यानी ट्राइग्लिसराइड, यानी कंपाउंड मींस उसके साथ में लिपिड, आपका फॉस्फोलिपिड, मतलब इसके साथ में फॉस्फोरस ग्रुप है। अगर ग्लाइकोलिपिड मींस उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अटैच, यानी कंपाउंड मींस उसके साथ में ऑर्बिटेड, और अब ड्राइड मींस कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो ये अगर बात करें क्लासिफिकेशन का, तो 3 हो गया, सिंपल लिपिड, कंपाउंड एंड ड्राइव्ड लिपिड। अब बात करें फैट की, फैटी एसिड की, तो सबसे पहले बन दिया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी आप लॉरी की स्टीयरिंग पे बैठ के पाल बालाजी के मंदिर जाओगे तो सैचुरेट या संतृप्त हो जाओगे। सैचुरेटेड मींस लॉरिक एसिड, स्टीयरिंग मतलब स्टेरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड, दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो ये फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और डी फार्मेसी के डिस्क्रिप्टिव में भी आप अगर ये क्रीम चीज लिखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा नंबर। दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका हो गया ऑयलिक एसिड या लिलोनिक एसिड। फिर बात करें एसेंशियल फैटी एसिड, मींस जिसको डाइट में देना जरूरी है। एसेंशियल मींस लेना ही लेना, आपको लेना ही है। तो एसेंशियल फैटी मतलब दे फैटी एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी और दे derived फ्रॉम द फूड। तो ये लेना ही लेना मींस लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेक्डोनिक एसिड। मतलब एसेंशियल मींस लेनो ही लेनो, तो लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरे तो के ले अरेक्डोनिक एसिड, लेना भी अपने इतना भी लेना अरेक्डोनिक एसिड। ये 3 हो गया, लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेक्डोनिक एसिड। दीज आर द एसेंशियल फैटी एसिड, मींस डाइट के अंदर होना जरूरी है। अब देखो फंक्शन ऑफ फैट क्या है, तो सिंपल सा जो पहला, दे प्रोवाइड द एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। दे आर द फैट, दे आर द व्हीकल फॉर द विटामिन्स, दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द विसरा लाइक हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन, क्या देता है, सपोर्ट देता है। फैट बीनीथ द स्किन प्रोवाइड द इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड, यानी आपको जो कोल्ड से भी बचाता है। और दे आर द रिच सोर्स ऑफ द फैटी एसिड, यानी फैट का मेन एनर्जी भी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, और आपके वाइटल ऑर्गन को बचाता भी है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए एक प्रकार का व्हीकल का काम करता है, यानी अब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। तो ये आपका HECP का एक जो टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी न्यूट्रिशन का आपके हेल्थ के साथ में क्या रिलेशन है, तो उसमें आपको सिंपल सा जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, ये सब अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उसका ये थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इस पूरे क्वेश्चन में आप दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।